नमस्कार दोस्तों, कोरिलेशन पार्ट 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरिलेशन मेजरमेंट के जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है उनमें हमने कार्ल पियर्सन का जो मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, वो इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वो हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समकों के द्वारा पति एवं पत्नियों की आयु के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एक तरफ एज ऑफ हस्बैंड्स दी गई है जिसको y माना गया है, और एज जो ग्रुप दिया गया है वो 15 to 25, 25 to 35, 34 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इसमें दिया गया है एज ऑफ वाइफ्स है वो लिखा गया है जिसको x माना गया है, जिसमें एज ग्रुप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 दिया गया है। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज लिखी गई है इसके अंतर्गत, और यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसीज का योग लगाया गया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और कुल जो योग है इनका 100 है। इन दोनों एज ऑफ वाइफ्स और एज ऑफ हस्बैंड्स के बीच में हमें कोरिलेशन है वो ज्ञात करना है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर हम किस प्रकार से कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एज ऑफ हस्बैंड्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा है y मान करके 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 और 45 to 55 और 55 to 65। एज ऑफ वाइफ्स जो दिया गया है क्वेश्चन में 10 to 20 और 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 एज इट इज हमने यहाँ रखा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो ग्रीन कलर में जो दिया गया है 6, 3, 0, 0, 0, ये सभी क्वेश्चन में दिया गया है, अर्थात वो फ्रीक्वेंसी है 3, 16, 10, 0, 0, 0, 10, 15, 7, 0 और 0, 0, 7, 10, 4, 0, 0, 0, 4, 5 ये क्वेश्चन में दिया गया है। और इन सब का हमने योग लगाया, फ्रीक्वेंसी का योग लगाएंगे तो 9 है, यहाँ पर हमने योग लगाया 29, यहाँ पर 10, 15 और 7 का योग लगाया 32, यहाँ 0, 0 और 7, 10 और 4 का योग लगाएंगे तो 21, और यहाँ पर 4 और 5 का योग लगाया 9। इन सब का योग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का योग हमें मिलता है 100, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया गया था। और इसी प्रकार से इस तरफ से भी यदि आप फ्रीक्वेंसी का योग लगाते हैं 6, 3, 9, 3, 16, 10, 29, 10, 15, 7, 32, 7, 10 और 4, 21, 4 और 5, 9 और इन सब का योग लगाएंगे तो 100। तो यहाँ पर वर्टिकल योग और हॉरिजॉन्टल दोनों योग है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, और प्रत्येक सेल में भी वैल्यू बराबर होगी। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9, यहाँ 29, यहाँ 29 आपको मिलेगी। अब जो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि यहाँ 15 to 25 की मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे, MV लिखा गया अर्थात मिड वैल्यू, तो 15 और 25 का जो मध्य मूल्य है वो 20 है। 25 to 35 की मिड वैल्यू 30, 35 to 45 की मिड वैल्यू 40, और 45 to 55 की मिड वैल्यू 50, और 55 to 65 की मिड वैल्यू 60। तो यहाँ पर हमने y का अर्थात एज ऑफ हस्बैंड्स की मिड वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। इसी प्रकार से यहाँ एज ऑफ वाइफ्स में हम कैलकुलेट करेंगे 10 to 20 की मिड वैल्यू 15, 20 to 30 की मिड वैल्यू 25, 30 to 40 की मिड वैल्यू 35, और 40 to 50 की मिड वैल्यू 45, और 50 to 60 की मिड वैल्यू 55 है। इसके पश्चात जैसा कि हम डेविएशन करते हैं, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन को लेकर के डेविएशन किया है, कल्पित माध्य को लेकर के हमने से इसमें मिड वैल्यू जो 40 है इसको एज्यूम्ड मीन माना है, और अब हम क्या है 40 को लेस करेंगे इन सभी में। तो यहाँ 40 को लेस करने पर कितना मिलेगा, 20 में से अगर 40 घटाएंगे 20, और यहाँ पर क्योंकि जो दिया गया है वो इंटरवल है कितना 10 का है, तो जो हमें 20 मिलेगा 20 को अगर हम 10 से विभाजित कर देते तो माइनस के 2 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से 30 में से अगर 40 लेस करेंगे तो माइनस के 10, और माइनस के 10 में से 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, 40 में से 40 लेस करेंगे तो 0, 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं अर्थात घटाते हैं तो कितना मिलेगा 10, और 10 में से 10 से डिवाइड करेंगे तो 1। 10 से डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है अर्थात वर्ग अंतराल 10 का है,
60 में से 40 लेस करेंगे तो 20 मिलेगा, और 20 को हम 10 से विभाजित करेंगे तो 2 मिलेगा, अर्थात प्लस के 2। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एज्यूम्ड मीन हमने लिया 35 को, और 35 अगर 15 में से लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 20, और 20 में क्योंकि वर्ग अंतराल कितना है 10 का है, 10 से भाग लगाएंगे माइनस के 2, और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 25 में से 35 घटाएंगे 10 माइनस के, और उसमें 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 1, और यहाँ पर 35 में से 35 घटाने पर 0, 45 में से 35 घटाएंगे तो 10, और 10 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1, 55 में से 35 घटाएंगे तो 20 अर्थात 20 मिलेंगे, और 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से dx और dy हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर अब जो आगे की जो क्रिया जो इसमें शुरू होती है वो ये इस प्रकार से होगा कि ये जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है यहाँ से लेकर के ये जो पार्ट दिया गया है लाइट कलर में जो दिया गया है, ये जो लाइट कलर का जो पार्ट है वो केवल लास्ट वाले पार्ट के लिए ही है यहाँ पर एफ डी एक्स डी वाई अर्थात और एफ डी एक्स डी वाई के कैलकुलेशन के लिए ही ये पार्ट का जो इतना हिस्सा वो काम में आता है। अब यहाँ पर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, जैसे -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया कितना मिला 4, और 4 को ये 6 फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी गई तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24। इसी प्रकार से -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब 0 है तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और आगे कैलकुलेशन भी 0 हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 0 रखा गया है। यहाँ +1 है, और +1 को हम कैलकुलेट करते हैं -2 से तो -2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है इसलिए 0 ही मिलेगा। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 0 है इसलिए कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जब यहाँ कैलकुलेशन कर चुके हैं तो यहाँ 24 और 6 का योग लगाते हैं तो हमें कितना मिलेगा 30, वो यहाँ लिखेंगे हम 30। इसी प्रकार से यहाँ पर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 16। इसके बाद -1 को 0 से तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर शेष कैलकुलेशन में 0 हो जाएगी। यहाँ +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 0 है इसलिए कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। यहाँ पर भी 0 इसलिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 0 इसलिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ 10 है लेकिन यहाँ पर 0 है इसलिए इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इस 0 यहाँ पर 0 होने से सब में क्या है 0 0 आएगा, और कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से तो वो सब भी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे 6 और 16 को योग किया 22 हमें मिला, यहाँ सभी में 0 0 होने पर यहाँ पर हमें 0 मिला। इसी प्रकार से यहाँ 0 है, यहाँ 0 कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। +1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो यहाँ पर क्या है 0 मिल जाता है, इसलिए आगे कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से +1 को और +1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10, और फिर +1 को और इधर +2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2। अर्थात हमें इस प्रकार से देखना है ये कॉलम और यहाँ पर इस प्रकार से ये रो है। तो 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 + 10 कितना हो गया 18। इसी प्रकार से यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसके बाद में +2 को यहाँ 4 होने की वजह से कैलकुलेशन करेंगे। +2 को +1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। आगे जो 5 है तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। +2 को +2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिलेगा। 20 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो 28 हमें मिलेगा। इन सब का योग लगाएंगे तो 98। तो सिग्मा dx dy हमें कितना मिला 98। अब इस तरफ से भी हम योग लगा सकते हैं, जैसे 24 और 6 का योग लगाएंगे 30, 6 और 16 का योग लगाए तो हमें मिला 22, और यहाँ पर 0 0 है तो 0, ये 0 10 8 तो 10 और 8 को योग करेंगे तो 18, और यहाँ 8 और 20 का योग किया 28, और इन सब का योग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 98। अर्थात सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई जो हमें मिला है वो 98। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल योग और दूसरी तरफ वर्टिकल जो योग है वो 98 ही हमें मिलेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी है जैसे कि क्वेश्चन में दी गई थी दोनों तरफ हमने रखी है। आगे क्वेश्चन में दिया क्या एफ डी वाई अर्थात 9 को मल्टीप्लाई करना है डी वाई से। डी वाई क्या है -2 है। 9 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -18, -1 को 29 से मल्टीप्लाई किया -29, 0 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर 0, +1 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21, और +2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हमें मिल जाता है। इसके बाद में एफ डी स्क्वायर वाई अर्थात -18 को वापस से डी वाई से मल्टीप्लाई करना है तो -2 को -18 से तो 36, -29 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29,
0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 21 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 21 और 18 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 36 हमें मिलेगा। इन सब का जब योग लगाएंगे तो एफ डी स्क्वायर वाई है हमें 122 मिलेगा और एफ डी वाई है इसका योग हमें माइनस का 8 मिलता है। सिग्मा एफ डी वाई हो गया और ये सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर हो गया। अब इस तरफ से कैलकुलेशन में भी इसी प्रकार से ये कैलकुलेशन होगी, योग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 9 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 18 और -1 को 29 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 29, 0 को मल्टीप्लाई किया किससे 32 से 0, ये 21 को मल्टीप्लाई किया 1 से 21 और यहाँ 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 18। तो ये एफ डी एक्स मिल गया और इसका जब योग लगाएंगे तो ये योग भी -8 मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सिग्मा एफ डी वाई जो इधर से और दूसरा है सिग्मा एफ डी एक्स जो हमने -8 कैलकुलेट किया, दोनों यहाँ क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। इसके बाद में एफ डी स्क्वायर एक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, -18 को वापस हम -2 से मल्टीप्लाई किया 36, -29 को -1 से मल्टीप्लाई किया 29, यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 और 18 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहाँ 36 मिलेगा और इन सब का योग करेंगे तो 1 2 2 अर्थात 122 और ये क्या मिला हमें सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर दोनों एक दूसरे के बराबर, यहाँ भी 122 मिलता है और इस तरफ का योग भी 122 ही हमें मिलता है। तो अब इसमें हम फॉर्मूला काम में लेंगे क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू मिल चुकी है 98 है और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कहें या सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर दोनों की वैल्यू एक जैसी है 122 हमें मिली। सिग्मा एफ डी वाई की वैल्यू -8 है और एन की वैल्यू 100 है। अब इसमें हम फॉर्मूला काम में लेंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे। इस फॉर्मूला के अंदर आप जैसे कि आपने जो डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला आपने काम में लिया था इंडिविजुअल सीरीज में वही फॉर्मूला है और साथ में केवल जहाँ भी डी एक्स डी वाई लिखा गया उसको एफ से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये केवल एफ है वहाँ पर ऐड कर दिया गया है मल्टीप्लाई के रूप में। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था 98 है, सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी वाई जो कि -8 है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो कि 122 हमें मिली थी 122 है और सिग्मा एफ डी एक्स जो कि -8 है, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर 122 हमें मिली थी और एन का है वो पदों की संख्या 100 है। ये सभी हम इसमें रख देते हैं, रखने पर हमें इस प्रकार से मिलेगा और अब हम इसको हल कर लेते हैं। -8 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हमें मिलेगा और उसको 100 से डिवाइड करके और 98 में से हमें लेस करना है। ये 64 हमें मिला और 100 को 98 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9800 हो गया और ये -8 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से यहाँ 64 हमें मिल जाता है। क्यों माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस का हो जाएगा 64, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आएगा। -8 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 64 और 122 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 के आगे 008 हो जाएगा और -64 इंटू फिर 122 को फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 00 और -8 को -8 से मल्टीप्लाई किए तो 64 और माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आ गया। अब हम इसको हल करेंगे आगे और अधिक, तो यहाँ पर लेस करने पर 9736 और इन दोनों में से 64 घटाने पर जो 12136। अब दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे गुणनफल करके और डिवाइड करेंगे तो हमें कोरिलेशन मिलेगा 0.802। तो 0.802 जो कोरिलेशन मिलता है वो कोरिलेशन की डिग्री किस प्रकार की होगी, यहाँ पर हाई डिग्री होगी क्योंकि ये 0.75 से अधिक है और 1 से कम है। तो इसलिए एज ऑफ हस्बैंड्स और एज ऑफ वाइफ्स में जो कोरिलेशन है वो उच्च मात्रा का है, अर्थात उच्च स्तर का कोरिलेशन इसमें है। तो इस प्रकार से हम चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर कंटिन्यूस सीरीज जहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, वर्गीकृत सारणी है, तो वहाँ पर इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोरिलेशन आसानी से बहुत ही सरल तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कुछ विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ वैल्यूज़ दी गई है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कई बार एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने दो चर x और y के 25 अर्थात n कितना 25 है पद युग्मों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते समय निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए।
एन की वैल्यू अर्थात पदों की संख्या 25 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू उसको मिली थी 125, सिग्मा एक्स स्क्वायर 650 मिला उसको, सिग्मा वाई की वैल्यू उसको 100 मिली है और सिग्मा वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 460 और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 508। बाद में जांच के समय यह पता चला कि उसने कहीं कहीं गलती की है और उसने दो पद युग्मों के मूल्य को उसने गलत लिखा है। x की वैल्यू 6 और 8 लिखी थी वो गलत है और y की वैल्यू 14 और 6 जो लिखी थी वो गलत है, लिख दिए थे। जबकि यहाँ पर जो सही वैल्यू थी अर्थात 6 8 के स्थान पर क्या था 8 6 था, वो गलती से 6 8 लिखा था और 14 और 6 के स्थान पर क्या थे राइट वैल्यू 12 और 8 थे, सही मूल्य ये थे। लिखा जाना चाहिए था इसको और गलती से लिखा है यहाँ पर ये। तो हमें सही सहसंबंध हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गलत मूल्य है उनकी कैलकुलेशन करेंगे। x और y जो कि कितना 6 14 8 और 6 हम यहाँ पर हमने रखा है, इनका योग लगाएंगे। सिग्मा x कितना मिला यहाँ पर 14 और सिग्मा y है वो कितना मिलता है हमें 20, इसका योग लगाया। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा वो 100 अर्थात यहाँ x का स्क्वायर करना है, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करिए 36, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, योग करेंगे तो 100 मिलेगा। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर मिला 100। इसके बाद में सिग्मा वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो y को 14 से मल्टीप्लाई किया 196, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 और इसका योग लगाया तो 232 हमें मिल जाता है और ये हमें मिला सिग्मा वाई स्क्वायर। इसके बाद में सिग्मा एक्स वाई जो हमें कैलकुलेट करना है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करके 6 और 14 को मल्टीप्लाई किया 84, 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया 48 और इसका योग जब लगाएंगे तो 132 अर्थात सिग्मा एक्स वाई हमें कितना मिल गया 132 मिला है। ये जो कैलकुलेशन है वो गलत है जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है। अब हमें जो राइट कैलकुलेशन है वो इसके आधार पर हमें करनी है। तो जो सही मूल्य है वो हमें अर्थात 6 और 14 और 8 और 6 के स्थान पर सही वैल्यू रख देते हैं, 8 और 12 और 6 और 8। अब हम इसका एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, फिर वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई कैलकुलेट हम कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिग्मा एक्स की वैल्यू 14 है, यहाँ भी 14 है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिग्मा वाई की वैल्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन सिग्मा वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इसको हमें काम में लेना होगा और सिग्मा एक्स वाई में डिफरेंस आता है, तो ये दोनों मूल्य हमें करेक्ट करने होंगे और फिर फॉर्मूला से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सिग्मा एक्स है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया 125 से, और जो यहाँ पर जो दो पद मूल्य उनका योग था 14, जो गलत और राइट है वो भी कितना 14, तो यहाँ पर जो 125 ही पूर्ववत रहता है। इसी प्रकार से सिग्मा वाई जिसकी वैल्यू कितनी दी 100 जैसे क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पर जो गलत है उसका जो योग है 20 है और राइट है उसका योग भी 20 है, तो इसलिए यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आता, 100 ही रहता है, पूर्ववत ही रहता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 650, तो हमने लिखा 650 और इसमें से गलत जो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 100 है वो हमने माइनस की और प्लस में ऐड करते हैं राइट की, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर राइट भी 100 है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ववर्ती सिग्मा एक्स स्क्वायर रहता है 650। इसके बाद में सिग्मा वाई स्क्वायर है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर का जो क्वेश्चन में दिया गया है 460 और इन दो पदों का सिग्मा वाई स्क्वायर है वो 232 है, जो कि गलत है वो घटाएंगे और जो सही है सिग्मा वाई स्क्वायर 208 है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों समान नहीं है, अर्थात जो गलत है वो अधिक है और सही है वो कम है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कम होकर के राइट जो सिग्मा वाई स्क्वायर है वो 436 हमें मिलेगा। सिग्मा एक्स वाई जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 508 है और दो पद मूल्यों का सिग्मा एक्स वाई है वो 132 जो घटाएंगे और जो सही है वो 144 ऐड कर देंगे, तो सही हमें मिला 520। अब हम इसमें जो फॉर्मूला है जो ओरिजिनल वैल्यू के आधार पर जो अब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेंगे। ये फॉर्मूला हमने रखा और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो सही वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई जो कि राइट है 520 रखेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू 125 वही रहेगी, सिग्मा वाई की वैल्यू 100 और एन है वो 25 है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो हमने सही कैलकुलेट किया था वो 650 जो कि पूर्ववर्ती है और सिग्मा वाई स्क्वायर है वो 436 है जो कि पहले की तुलना के अंदर क्या होता है इसमें कम हो जाता है, वो हम रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं और वैल्यू रख करके इसको हम हल करते हैं। तो 520 को हम 25 से मल्टीप्लाई करके और घटा देंगे 125 को 100 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू जो मिलेगी
हमने यहाँ पर 520 माइनस 125 को यहाँ पर 25 से डिवाइड कर दिया, तो 5 और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके 500 इसमें हमने लेस किया है। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद में 125 को यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जब हम 125 को 125 से मल्टीप्लाई करके और 25 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 625। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो 100 जब लिखा गया है तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा 10,000 और 25 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 400 मिलेगा। तो ये दोनों में हम लेस करके और मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 20 मिलेगा और इस तरफ 25 × 36, और इन दोनों का हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो इसका 5 और इसका यहाँ 6 मिलेगा, तो 6 × 5 30 मिलेगा। तो 20 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो कोरिलेशन मिलेगा वो 0.667 हमें कोरिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो कोरिलेशन है वो किस प्रकार का है, पॉजिटिव कोरिलेशन है और मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन है यहाँ पर, अर्थात मध्यम स्तर का, मध्यम जो परिमाण है वो कोरिलेशन का है, क्योंकि ये जो 0.25 से अधिक है और 0.75 से कम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो कि थ्योरेटिकल बेस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो कोरिलेशन है उसके रेंज -1 to +1 के बीच में क्यों होती है, इसको प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर हम कोरिलेशन का जो फॉर्मूला एक काम में लेते हैं, सिग्मा x - x बार इंटू y - y बार, अर्थात एक तरह से dx dy हो जाता है, और सिग्मा x - x बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y - y बार का होल स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल का स्क्वायर रूट हम करते हैं। यदि हम इस पार्ट का जो हाफ पार्ट है, यहाँ से जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, इसको यदि हम a मान लेते हैं और इस पार्ट को b मान लेते हैं, इंटू से आगे का जो पार्ट है उसको हम b मान लेते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। a इक्वल हमने इसको क्या माना है, x - x बार और x - x बार का होल स्क्वायर को पार्ट a मान लिया हमने, और इससे आगे का जो पार्ट है अर्थात y - y बार और सिग्मा y - y बार का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसको हमने b माना है। और सिग्मा ए बी के लिए हम क्या है, इसको सिग्मा ए स्क्वायर करते हैं इसका, तो सिग्मा ए स्क्वायर करने पर हमें जो मिलेगा वो सिग्मा x - x बार का स्क्वायर, और यहाँ पर जैसा कि पार्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर इसको सरल करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, तो सिग्मा ए स्क्वायर की वैल्यू हमें जो मिल जाती है वो 1 मिल जाती है। अब इसी प्रकार से सिग्मा बी स्क्वायर की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू भी हमें 1 मिलेगी। और इसके पश्चात हम जो सिग्मा ए बी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रखा गया है इसको इनटू में बदल दिया है हमने, तो यहाँ पर ये क्या है, ए और ये दूसरा वाला जो पार्ट था वो बी, तो सिग्मा ए बी जो कि एक तरह से किसका, कोरिलेशन का ही ये फॉर्मूला है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलता है वो आर, तो सिग्मा ए बी के इक्वल हो गया आर, सिग्मा बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गई 1, सिग्मा ए स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 1। तो अब इसको इक्वेशन के रूप में हम हल करेंगे, तो सिग्मा ए प्लस बी का ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब सरल करते हैं तो सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी, तो सिग्मा ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 1 मिली थी वो 1 रखते हैं, सिग्मा बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 मिली 1 रखी, और 2 जैसा कि यहाँ पर दिया गया, और सिग्मा ए बी का जो हमें वैल्यू मिला वो आर, तो वो हमने आर रखा, तो ये 2 + 2r हमें मिल जाता है। तो 2 + 2r में से 2 कॉमन लेते हैं तो 1 + r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको सरल करेंगे तो हमें जो और सरल रूप में 1 + r और मोर देन और इक्वल टू 0 हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ प्लस के रूप में हमने किया, माइनस के रूप में भी हम इसको हल कर लेते हैं, तो सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा ए बी, तो हमें 1 + 1, और यहाँ पर क्या साइन माइनस का हो जाता है तो -2r, तो ये 2 - 2r में से 2 कॉमन लिया तो 1 - r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हम हल करते हैं तो हमें जो r की जो वैल्यू है वो मिलती है वो -1 के इक्वल और अधिक मिलती है, और +1 के इक्वल और कम मिलती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो -1 to +1 के बीच में होती है, इसके मध्य होती है, या तो इसके बराबर होगी क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल का साइन भी दिया है, और या फिर इसके रेंज में होती है। तो यही कहना है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है कार्ल पियर्सन के मेथड से हमें -1 to +1 के बीच में मिलती है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम जान लेते हैं।
कि दो संबंधित चर मूल्यों में कितना और किस प्रकार का संबंध है, इसकी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई दो वेरिएबल है, उन दो वेरिएबल के बीच में कितना अर्थात किस लेवल का, कितनी डिग्री का कोरिलेशन है और किस प्रकार का है, अर्थात उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जानकारी हमें कोरिलेशन से मिल जाती है। इसके अलावा दो संबंधित श्रेणियों में से एक के दिया हुआ होने पर, अगर दो संबंधित श्रेणी एक्स और वाई सीरीज है, उसमें से एक्स सीरीज की कोई वैल्यू दिए गए हैं और उससे संबंधित अगर वाई सीरीज की वैल्यू हमें नहीं पता है तो उसका भी हम एस्टिमेट है वो कर सकते हैं, विश्वसनीय अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं के पारस्परिक संबंध का अगर हमें इंटरप्रेट करना हो, एनालिसिस करना हो या एस्टिमेट करना हो तो वहाँ पर भी ये उपयोगी होता है। इसके अलावा रिग्रेशन और रेशियो ऑफ वेरिएशन जो एनालिसिस है वो भी कोरिलेशन पर ही बेस्ड होते हैं, वहाँ पर भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये कोरिलेशन की कुछ इम्पोर्टेंस है। इसके अतिरिक्त कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है इसके अंदर, कि सहसंबंध सिद्धांत के जो मूल तत्वों का जो प्रतिपादन किया था वो सर्वप्रथम फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ब्रावेज ने किया था। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज क्रिएट हो जाता है उनके लिए। तो ये मूल तत्वों का जो प्रतिपादन है वो फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ने किया था और इसका बिंदु रेखीय रूप में जो प्रतिपादन सबसे पहले है वो प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और रिग्रेशन का भी जो प्रतिपादन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तीसरा जो है वो सहसंबंध का, अगर हम गणितीय रीति से मैथमेटिकल मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका मैथमेटिकल मेथड का जो प्रतिपादन किया गया था वो 1896 में कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सहसंबंध सिद्धांत का बिंदु रेखीय रूप में प्रतिपादन या सहसंबंध सिद्धांत का प्रतिपादन तो प्राणीशास्त्री सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और अगर कार्ल पियर्सन मेथड की बात की जाती है या गणितीय मेथड की बात की जाती है तो कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था 1960 में। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोबेबल एरर क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है और डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, अर्थात निश्चयन गुणांक क्या होता है और अनिश्चयन गुणांक क्या होता है, उसके संबंध में हम जानेंगे। और ये जो मेथड होंगे वो कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड के सिग्निफिकेंट का टेस्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं। धन्यवाद।